नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होने वाली है। अब बहुत कम समय में है, अब रिवीजन का समय है, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो भी फैक्ट छूटे हुए हैं माइनर एक्ट से लेके उन पर आप गहनता से अध्ययन करिए। हमारे चैनल के द्वारा सभी माइनर एक्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट पर डे 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे आपके एग्ज़ाम टाइम में एक अच्छी मात्रा में और अच्छे अच्छे प्रश्न और उनके एक्सप्लेनेशन आपको मिले रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है, उस पर हम आप चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 तभी लागू होती है जब संपत्ति में अंतरित हित क्या होता है, सीमित हो, पूर्ण आंतरिक हो, उक्त दोनों हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 वह है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 के लागू होने के लिए अंतरिती का संपत्ति में निहित हित पूर्ण आत्यंतित होना चाहिए, और निहित हित को किसमें बताया गया है, धारा 19 में। ठीक है, धारा 19 में इसे बताया गया है। और समाहित हित को किसमें बताया गया है, धारा 21 में। और धारा 20 क्या कहती है कि जो बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका जो हित होता है वह जिस भी चीज़ में दिया गया होता है वह निहित हित बन जाता है। ठीक है, 3-4 सेक्शन एक ही क्लास में आपको बता दिए। अगला प्रश्न है हमारा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता। शाश्वतता का विरुद्ध नियम बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, धारा 14 में इसका ये उल्लेख है। ठीक है, और धारा 13 क्या कहता है, अजन्मा व्यक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, हिंदू विधि के, मोहम्मडन विधि के, क्रिश्चियन विधि के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मदन विधि, यानी मोहम्मदन विधि पे यह प्रभाव नहीं डालता। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14 तथा अध्याय 2 में उपबंधित है। अधिनियम की धारा 2D के अनुसार मोहम्मडन विधि पर अध्याय 2 की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कोई सुसंगत संस्कृति कब असंगत होती है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका एविडेंस का प्रश्न है। और सुसंगत संस्कृति कब असंगत होती है इसमें बताया गया है, सेक्शन 25, 26 इन सब में बताया गया है। देख लेते हैं। जब वह पुलिस अधिकारी को की गई हो, जब गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत की गई हो, जब अभियुक्त शराब के नशे में था, जब वह प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो जिसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी धारा 25 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए जो भी वो दिया जाता है वह संस्कृति असंगत होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। अतः सुसंगत संस्कृति जब पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई है तो वह क्या होगी, असंगत होगी। लेकिन धारा 26, इसी के बाद धारा 26 क्या कहती है कि पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए की गई हो तब तो नहीं मानी जाती, लेकिन अगर वह किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो बात रखी गई है और तब वह वो बात को स्वीकृत करता है तो वह ग्राम्य होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, धारा 26 में इसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न यह है कि क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह संयुक्त विचारण के मामले में है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा ख और मैंने ग की हत्या की है। ख के विरुद्ध यह संस्कृति किस प्रकृति का साक्ष्य है, यह सारभूत साक्ष्य होगा या केवल संपोषक साक्ष्य होगा, अनुश्रुत साक्ष्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का जो साक्ष्य दिया जाता है वह क्या होता है, केवल संपोषक साक्ष्य की श्रेणी का होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 महत्वपूर्ण सेक्शन है। यह सअभियुक्त की संस्कृति के बारे में प्रावधान करती है, परंतु धारा 30 सअभियुक्त की संस्कृति के साक्षिक मूल के बारे में भी मौन है इस समय।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज है? कौन कौन है? जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों के अभिलेख हैं, जो किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख हैं, जो शासकीय निकायों के कार्यों के अभिलेख हैं, या उपयुक्त सभी। लोक दस्तावेज किस सेक्शन में बताया गया है? धारा 74 में। और धारा 75 क्या बताता है? प्राइवेट दस्तावेज। धारा 73 क्या बताता है आपका? जो हस्तलिखित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में। आइए देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कई सेक्शन आपको बताते चल रहे हैं, आपका एक ही प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हो जाएं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत उपयुक्त सभी को लोक दस्तावेज के रूप में उल्लेख है, अतः सभी लोक दस्तावेज हैं। जितने ऑप्शन थे वो सब लोक दस्तावेज थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा, मतलब जो भी इसमें प्रश्न हम आपको देते हैं वो कहीं न कहीं हर एग्जामों में पूछे गए हैं। यही प्रयास रहता है कि उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया जाए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर का तो सैलाब है हर जगह। इसमें क्या है कि इनमें से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? दहेज मृत्यु 498 का क, बलात् संघ धारा 377, जार कर्म 497 या लूट 390। तो आप देख ही रहे हैं, दहेज मृत्यु को किसमें कहा गया है? 304 के ख में कहा गया है। बलात् संघ की परिभाषा 375 में कही गई है। जार कर्म ये सही है, जार कर्म 497 है। लूट को 390 में, 391 किससे है? डकैती से है। 377 क्या है? अप्राकृतिक रूप से, आप जानते ही हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो मैच नहीं खा रहा है, वह है आपका ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जार कर्म का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में वर्णित है। 494 से लेकर 98 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। 499 मानहानि है, ठीक है। तो जबकि धारा 498 का किसी स्त्री के पति के नातेदार क्रूरता से संबंधित है, ठीक है, कि किसी जो उसका पति है उसके नातेदारों के ज़्यादा क्रूरता की जाती है। वही धारा 377 बताया कि प्रकृति विरुद्ध बलात् संघ से है, जिसे अभी किसी केस में याद नहीं आ रहा है मुझे, उसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। धारा 391 में बताया डकैती के अपराध का प्रावधान है। लूट धारा 390 है। बलात् संघ धारा 375 में तथा दहेज मृत्यु 314 के ख में है। जिसे कब ये डेट भी पूछा था, कभी आया था? 2013 की कोई अधिनियम में संशोधन के बाद जुड़ा था। अगला प्रश्न है कि लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान दंडित है। धारा 508 में, धारा 507 में, धारा 503 में या धारा 504, ठीक है। तो लोक अभिप्रास के बारे में आप जान ही रहे हैं, वही बात पूछ रहा है। तो ये किस में दंडित है? ऑप्शन डी, धारा 504 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान को भारतीय दंड संहिता 504 में दंडनीय बनाया गया है। और इसका दंड क्या है? 2 वर्ष का कारावास या केवल जुर्माना, या दोनों दंड दिया जा सकता है। जबकि 503 में आपराधिक अभित्रास के बारे में बताया गया है। और 507 क्या कहता है? कि अनाम सूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास, तथा धारा 508 में दैवी अप्रसाद का भाजन होने का भय दिखाकर कोई कार्य करने हेतु उत्प्रेरित करने की को दंडनीय बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि आणविक प्रन्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में की गई है। यह किससे है? कौन सी? सीपीसी से प्रश्न है यह। और आपका ऑप्शन है दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन, उपयुक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आणविक प्राज्ञ, अगर प्राज्ञ की बात करें हम, तो सीपीसी में धारा 11 में इसकी बात की गई है। और आणविक प्राज्ञ की बात करें तो धारा 11 की स्पष्टीकरण नंबर 4, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो जो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आणविक प्राज्ञ के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 के वाद में की गई है। पूर्व न्याय का सिद्धांत आज्ञापक होता है, ठीक है। इस तरीके से आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके एक्सप्लेनेशन आपके हुए। अपनी तैयारी को ध्यान देते रहिए। हमारे संस्थान जय हो स्टडी, ये जय हो लॉ स्टडी है। हमारा मूल चैनल जो है वह है जय हो स्टडी, जिसको हमारे उत्कर्ष द्विवेदी सर
प्रख्यात टीचर हैं जीएस फील्ड के, और लगभग हर क्षेत्र के एक ज्ञाता हैं वह, उनके द्वारा यह संचालन कराया जाता है। और हमारे संस्थान के द्वारा जीएस के सभी एग्ज़ामों के जीएस का विस्तृत रूप से अध्ययन कराया जा रहा है। बैच हमारे चल रहे हैं, एक बैच फुल हो चुका है, अगले बैच की तैयारी में है। तो उसमें जो आपका पूरे जीएस, चाहे वह यूपी पीसीएस हो या आरओ या आरओ हो, आप जान ही रहे होंगे एग्ज़ाम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या बीई हो, प्री और मेंस की विस्तृत रूप से अध्ययन इसमें कराया जाता है। इससे संबंधित किसी भी जानकारी हमारे नंबर 7905901018 या 9453775039 पर व्हाट्सअप करके इससे विस्तृत जानकारी आप अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी रात्रि शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।